नमस्ते बच्चों। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद तथा पहचान पढ़ेंगे। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 है सरल, नंबर 2 संयुक्त और नंबर 3 है मिश्रित। तो बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही विधेय हो। बच्चों, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो यहाँ पर जिस वाक्य में एक ही विधेय हो या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही क्रिया हो, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इनमें उद्देश्य अथवा कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, किंतु विधेय एवं क्रिया एक से अधिक नहीं हो सकते। ये वाक्य रचना की दृष्टि से साधारण एवं अर्थबोध की दृष्टि से सरल होते हैं, अतः इन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे रवि दौड़ रहा है, तो बच्चों इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि एक ही करता है रवि, यानी कि हमारा उद्देश्य एक है, और दौड़ रहा है क्रिया भी, यानी कि विधेय भी हमारा एक ही है। अगला वाक्य देखते हैं, मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर भी उद्देश्य है मैं और विधेय है चल रहा हूँ, यहाँ पर एक ही क्रिया हो रही है। अगला वाक्य, सरिता और माया पुस्तक पढ़ रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे 2 उद्देश्य हैं, सरिता और माया, लेकिन विधेय पढ़ रही है ये एक ही है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, कविता, मधु और राधा। तो बच्चों यहाँ पर 3 उद्देश्य हैं हमारे, कविता, मधु और राधा। कल आएंगी, यानी कि विधेय, अभी भी हमने देखा कि विधेय हमारा जो क्रिया है वह एक ही है। तो बच्चों सरल वाक्य के अंदर हमने समझा कि उद्देश्य यानी कि वाक्य को करने वाले या जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वे एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया हमारी एक ही होती है। इस प्रकार के वाक्यों में विधेय एवं क्रिया आकार में छोटे या बड़े तो हो सकते हैं, किंतु इनकी संख्या एक ही होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं बच्चों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जब 2 या अधिक सरल वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़कर एक वाक्य इस प्रकार बनाया जाता है कि दोनों सरल वाक्य एक दूसरे के पूरक होते हुए भी किसी के आश्रित नहीं होते, तो इस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के सरल वाक्य कहलाते हैं और उन्हें समानाधिकरण अथवा अधिकृत उपवाक्य कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। नंबर 1 है, वह मुंबई गया और वहाँ 1 सप्ताह रुका। तो बच्चों जब हम संयुक्त वाक्य को आधा बोलते हैं, यानी कि एक उपवाक्य यदि इसका बोला जाता है, तब भी उसका अर्थ कंप्लीट यानी कि पूरा अर्थ होता है। वह मुंबई गया, तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो गया। दूसरा सेंटेंस है, वहाँ 1 सप्ताह रुका। ये दोनों पूरे सेंटेंस है, दोनों सरल वाक्य हैं। इन दोनों को और संयोजक द्वारा जब जोड़ दिया जाता है तब यह बन जाता है हमारा संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार, राधा आज बीमार है, विद्यालय नहीं जाएगी। ये 2 पूरे सेंटेंसेस हैं। अब इनको हमने और इसलिए संयोजक से जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये हमारा बन गया संयुक्त वाक्य। अगला उदाहरण देखते हैं, वह सुबह उठकर पढ़ता भी है। दूसरा सेंटेंस है, व्यायाम भी करता है। अब इन दोनों सेंटेंस को हमने एवं जो समुच्चय बोधक है उसके द्वारा जोड़ दिया। तो बच्चों हमने देखा कि संयुक्त वाक्य में 2 पूरे सेंटेंसेस एक संयोजक से यानी कि एक समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं। अगला देख लेते हैं, तुम चुप हो जाओ, पूरा सेंटेंस हो गया। बाहर चले जाओ, ये भी पूरा सेंटेंस हो गया। अब इन दोनों को हमने अन्यथा एक समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ दिया है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। तो बच्चों आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 है,
इसमें कम से कम 2 समान अधिकृत उपवाक्यों का होना अनिवार्य है। यानी कि 2 पूरे सेंटेंसेस, इसमें 2 उपवाक्य इसमें आवश्यक हैं जिनको जोड़ा जाता है। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने पर सरल वाक्य का रूप ले लेते हैं। जब हम इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग बोलते हैं, स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, तो ये सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित न होकर एक दूसरे के पूरक स्वरूप होते हैं। यानी कि दोनों सेंटेंसेस को आधा बोलने पर इनका अर्थ बिल्कुल क्लियर होता है, इनके अर्थ में कुछ भी अधूरा नहीं लगता है, बस ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला। एक सेकेंड। संयुक्त वाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय हैं और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए, अन्यथा, वरना और मगर। तो ये सारे हमारे समुच्चय बोधक हैं जो संयुक्त वाक्यों के बीच में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो बच्चों अब पढ़ते हैं मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं तथा उनमें से एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहा जाता है। मिश्रित वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य अत्यधिक रूप से अन्योन्याश्रित होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता होती है। अर्थात प्रधान उपवाक्य को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए आश्रित उपवाक्य की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे वाक्यों में विचार एक दूसरे वाक्य पर आधारित होते हैं। इस प्रकार इसमें प्रधान विचार के अधीन उपवाक्य बनाकर भाव को व्यक्त किया जाता है। मिश्रित वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले व्याधिकरण योजक पद युग्म निम्नलिखित हैं। बच्चों इसमें योजक पद युग्म का प्रयोग होता है, युग्म कहा जाता है जोड़े को। तो मुख्यतः दो संयोजक इसमें प्रयुक्त होते हैं। एक होता है वाक्य के शुरुआत में और दूसरा होता है वाक्य के बीच में, या फिर एक संयोजक के साथ हम इसमें एक कॉमा भी लगा सकते हैं। तो प्रमुख जो पद युग्म है वो हम पढ़ते हैं, वो है हमारे जो, सो, यानी कि सेंटेंस इसका होगा जैसे जो करेगा सो भरेगा। जैसे जैसा वैसा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जब तब, जब बारिश हुई तब फसल अच्छी हुई। इस तरीके से जैसे जब तक तब तक, जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक यहाँ पर खुशहाली रहेगी। यदि तो, यदि आप ऐसा करेंगे तो वैसा फल आपको मिलेगा। तो इस तरह के वाक्यों में हम मिश्रित वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं। अगला लिखते हैं जो वह, यह वही लड़का है जो विद्यालय में प्रथम आया, या जो प्रथम आता है वह श्रेष्ठ होता है। जिसे और उसे, जिसे आपने देखा उसे मैं जानता हूँ। क्योंकि, इसलिए, क्योंकि उसने परिश्रम किया इसलिए वह पास हुआ। यद्यपि, तथापि, यद्यपि वह बहुत परिश्रमी है तथापि उसको सफलता नहीं मिली। तो इस तरह के वाक्यों में हम पद युग्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि दो संयोजक इसमें हमें लगाने होते हैं। एक होता है वाक्य के शुरुआत में लगाया जाता है और दूसरा उपवाक्य और आश्रित, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के बीच में हम लगाते हैं। कभी कभी हम इसको सिर्फ एक संयोजक से भी बना देते हैं, लेकिन उसमें हमें एक संयोजक के साथ एक कॉमा की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं, आगे है मिश्रित वाक्यों में अच्छा, नंबर 1 इसके उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत बूढ़ा था। देखिए यहाँ पर लगाया है जो, और जो के साथ एक कॉमा यहाँ पर लगाया गया है।
ठीक है, जो बहुत बूढ़ा था, यानी कि जो लगाया है एक संयोजक और उसके साथ एक कॉमा लगाया गया है। आगे है, रवि ने कहा कि मैं कल फिर आऊँगा। अब रवि ने कहा कि एक संयोजक है और की के बाद हमने एक कॉमा लगाया है, यानी कि यह एक मिश्रित वाक्य है। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है, जब भालू दिखाई दिया तब सभी बच्चे डरकर भाग गए। तो बच्चों देखिए, ध्यान करने वाली बात यह है कि इसमें संयोजक लगा हुआ है जब वाक्य की शुरुआत में, और तब लगाया है हमने दोनों वाक्यों के बीच में, यानी कि जब भालू दिखाई दिया तब बच्चे डरकर भाग गए। जहाँ पहले जंगल था वहाँ अब घनी बस्ती है, तो इसको हमने जहाँ और वहाँ से जोड़ा है। आगे है, मैंने एक लड़की को देखा जो बहुत मेहनती थी। तो यहाँ पर एक कॉमा और संयोजक का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार बच्चों हमने सीखा कि सरल वाक्य के अंदर एक ही मुख्य क्रिया होती है, और हाँ बच्चों, मुख्य क्रिया का अर्थ होता है समय बताने वाली क्रिया। जिस क्रिया से आपको वाक्य के काल का पता चले वह क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। अब सरल वाक्य में आपको समय बताने वाली क्रिया एक ही होगी, और संयुक्त वाक्य में एक से अधिक समय बताने वाली क्रिया होंगी, एक से अधिक क्रिया हो रही होंगी और वे आपको समय बता रही होंगी। मिश्रित वाक्य में हमने देखा मुख्यतः दो संयोजक होते हैं और आधा बोलने पर वाक्य का अर्थ अधूरा होता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हुई। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।